सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बेशर्मी काल लिखा जाएगा कि भारत की भूमि पर महिलाओं का रहना कैसे दुश्वार किया गया था। Essa bicha aqui, olha pra ali, ó, pra tu ver ali, ó. Ó, essa bicha aqui que tava matando nossos irmãos aí, tá ligado? Essa desgraçada aqui, ó. Cala a boca. Toma, puta. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma, filma. Aí é CV, porra. É CV, caralho. É CV. Tá ligado, você? Tá vendo? É Deixa eu CV. morre, Olha, ó, você. é isso aí, porra. Tá ligado? Tá ligado? Isso é CV, isso aí, ó. Isso é CV. Agora vamos cavar, vamos cavar. Vamos cavar a cova. É tudo dois, caralho, ó, aí, ó. Você vê, porra, Ei, aqui é buceta. tu tá ligado É quem nóis, tá aqui, caralho, porra. é nóis, porra. Já, bora cavar, bora cavar. Muito cuida, mano. Desamar isso aí, desamar. Segura, tá armado, meu filho, tá engatilhado aí. Peraí. Agora vocês ficam ali pelando. Qualquer coisa vocês falam pra nós. É o trem, porra. Aqui, é PGC. Não, peraí, deixa eu me explicar, pelo amor. Dá. É droga, porra! É droga! Deu, filho. Calma aí. Tira ali, tira o lacre. Vai, segura. Tudo. Lascado isso ali, cara! Usa essa porra aí logo aí, cara! जासूसी से सत्ता पाने वाले मोदी के राज में महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता था। हजारों ऐसी ही कहानियां जो मानवता पर समय समय पर थप्पड़ मारती रहेंगी। उन सब कहानियों में मोदी सरकार की कायरता भी झलकती रही। साथियों, मैं बात बाबा साहब की एक स्टेटमेंट से शुरू करना चाहूंगा। जब बाबा साहब SC/ST की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग बाबा साहब को देशद्रोही कहते थे, एंटी नेशनल कहते थे। उन दिनों में बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर देश और मेरे बीच में कभी कंपैरिजन हुआ तो मैं देश के लिए मर मिटूंगा, मगर अगर कभी देश और मेरी कम्युनिटी के बीच में संघर्ष हुआ तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मर मिटूंगा, देश को बाद में रखूंगा। उसके बाद संविधान आया और संविधान में हमें हक हकूक मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब की दूसरी स्टेटमेंट जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हमने गलती कहां कर दी। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, मगर चलाक मक्कार और देशद्रोहियों के हाथ में लगेगा, अगर वो देश के ऊपर राज करेंगे तो संविधान सबसे बुरा साबित होगा। और अगर संविधान कोई बुरा भी क्यों ना हो, देश चलाने वाले लोग अगर देश के प्रति निष्ठावान, कर्मठ और देश के हित में काम करने वाले हों तो संविधान बढ़िया साबित होगा। एग्जाम्पल इंग्लैंड की देता हूं, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां के रूलर अपनी कौम के लिए काम करते हैं या रिजाइन करके घर चले जाते हैं, देश को बर्बाद नहीं करते। पाकिस्तान इनको जाना चाहिए। देखिए वहाँ पर इन लोगों की ज़रूरत है, ये सब लोग जाएं वहाँ पर। पाकिस्तान में भी इन लोगों का बड़ा डिमांड है। सत्य है, देखिए निस्वार्थ संत हैं, 140 करोड़ की सेवा कर रहे हैं, इस नए भारत को शक्तिशाली बना रहे हैं। आज पूरी जय जयकार हो रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जो एक TRP ये विश्व बढ़ा रहा है। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े लीडर हैं। IAS की पिछली 20 साल की लिस्टें निकाल लीजिए, रिटर्न में SC/ST OBC टॉप पे होता है। 250 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, और इंटरव्यू के मेंबर जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, वो होते हैं अपर कास्ट के। 250 में से अपने वालों को देते हैं 200, 250, 240, और SC/ST OBC के कैंडिडेट्स को देते हैं 70, 80, 90। साथियों, IAS तो एक एक पॉइंट पे जाता है, एक एक नंबर पे जाता है, एक एक नंबर में हजारों स्टूडेंट रह जाते हैं। इस तरह से हमें पछाड़ा जाता है। तो रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए हमें पड़ी। रिजर्वेशन में वो बाहर हो जाते हैं तो कंपटीशन हमारे बीच में हो जाता है। कम से कम जो भी निकलता है हमारे घर से निकलता है, ये हिस्सेदारी हमें मिलती है। अब साजिश क्या रची है GD शर्मा साहब ने, रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा साहब, जो RSS के इशारे पे, भाजपा के इशारे पे, हिंदुत्ववादी संगठनों के इशारे पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की से रिपोर्ट पे काम कर रहे थे,
जिनको शायद अपना बेटा हाईकोर्ट जज बनवाना है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी साजिश को समझिए। अब वो SC ST OBC तीनों वर्गों में अपर कास्ट को घुसेड़ रहे हैं। अब क्या होगा? अब जब लिस्ट बनेगी जनरल वाली सीटें भी वो ले जाएंगे। SC ST OBC की सीटों में अभी जो मैंने आपको बताया, रिटर्न में आप जितने नंबर मर्जी ले जाइए, इंटरव्यू में आपको दूध में से बाल की तरह उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। और सारी सीटें किसको मिलेंगी? 3, 4, 5 या 6%, 6% अपर का 100 कार्ड लोगों के बच्चों को मिलेंगी। और हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 5 अक्टूबर को जहां पर 19 में 370 और 35 वाला मसला हुआ, आपको पता है 6 महीने तक अखबारों के पूरे पेज पे क्या होता था? OBC के लिए बड़े बड़े वादे, SC के लिए बड़े बड़े वादे, ST के लिए बड़े बड़े वादे। और हम आप सब लोगों को आगाह कर रहे थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे थे, लगातार एहतजाज कर रहे थे, हम सबको चेता रहे थे ये आपको धोखा देंगे, ये छलेंगे आपको, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। आप देख लीजिए, OBC को 2% मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा, उसमें भी इन्होंने अपर कास्ट घुसेड़ दिया। अब कुछ नहीं मिलेगा OBC को। SC में भी इन्होंने कुछ ऐसी जातियों को इंक्लूड करने का फैसला किया है जो डिजर्व नहीं करती। और इसी तरह से पहाड़ी स्पीकिंग को ST में डालकर आपके हक पे डाका डालने का काम किया जा रहा है। अगर ये हो गया तो नोट कर लीजिएगा, 2023 के बाद जितनी पोस्टें ST की निकलेंगी जम्मू कश्मीर में, आपका एक आधा बच्चा आ गया तो मुझे पता नहीं, एक भी बच्चा आपका अब सीट नहीं निकाल पाएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप ना लाए कि मैंने बता दिया आपको, उनका षड्यंत्र है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटियां उनके हाथ में है, इंटरव्यू उनके हाथ में है, लिस्ट वो निकालेंगे, आप जो करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, इस साजिश को घर घर जाके समझाइए। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको अभी समझ भी नहीं आई, जिनको अभी ये बात पता भी नहीं चली आरक्षण होता क्या है। अरे भाई 100 अफराद हो और 100 रोटियां हो, सबको एक एक मिलनी चाहिए, यही रिजर्वेशन है। हम किसी दूसरे की रोटी नहीं मांग रहे, मगर ये 3, 4, 5, 6 जो है 100 की 100 खाना चाहते हैं, ये हराम की खाना चाहते हैं, हमारे हक की खाना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माइनॉरिटी एकजुट है, अब हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, अब इस देश की सत्ता हिलेगी, शासन भी हम छीन लेंगे, प्रशासन भी हम छीन लेंगे, जुडिशरी पे भी हम अटैक करेंगे, जुडिशरी भी छीन लेंगे, और मीडिया भी हम अपना खड़ा करेंगे। देश के साधन संसाधन अब हमारे कब्जे में होंगे, ज्यादा देर की बात नहीं। और जो आज आप हमारे साथ कर रहे हो, मैं वादा करता हूं, अगर आप नहीं सुधरे आज भी, तो सूद समेत आपकी नस्लों के मुंह पे मारेंगे। याद देखिए, मैं काफी दुखी मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटी को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करे। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया। दिन के उजालों में, स्याही काली रातों में, शहर की खुली सड़कों पर पार किया नीचता का स्तर। जब कभी वर्तमान भारत का इतिहास लिखा जाए, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बेशर्मी काल लिखा जाएगा कि भारत की भूमि पर महिलाओं का रहना कैसे दुश्वार किया गया, भारत माँ का आंचल छीना था। कोई एक कहानी हो तो सुनाऊं ना। हजारों चीखे इस तानाशाह के सामने दम तोड़ चुकी।
लाखों आवाजें घुटन में खामोश हो गई। समझ नहीं आता इन 9 सालों के पापों की गाथा की शुरुआत कहां से की जाए। मणिपुर की तड़पती उन 2 आवाजों का दर्द सुनाया जाए या रात में 3 बजे जलती हाथरस की बेटी की चिता से उठती उन लपटों से छाई खामोशी। न्याय व्यवस्था के सामने खुद की इज्जत की भीख मांगती उन्नाव की बेटी के आंसू या राक्षसों की हवस का शिकार हुई उत्तराखंड की बेटी। बेशर्मी का ये काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीख चिल्लाहट के दौर से शुरू हुआ था और खामोशी के साथ खत्म हुआ। इतिहास में लिखा जाएगा कि भाजपा शासन में महिला होना कितना मुश्किल था। सिर्फ जिस्म ही नहीं, एक जान भी होती है। आखिर महिला भी सबकी तरह इंसान ही होती है। लेकिन ये बात भाजपा के नेताओं पर लागू नहीं होती। मणिपुर दर्दनाक हादसों के साए में जी रहा है, लेकिन बेशर्म प्रधानमंत्री की जुबान पर मणिपुर शब्द 80 दिन बाद आया, वो भी जब पूरा हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया। 2 बेटियों को हैवानियत के राक्षसों ने निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया। ये इस सदी के शासन पर जोरदार तमाचा था। दरिंदों के हाथों हाथरस में एक बेटी की अस्मत लूटी गई और बेखौफ सत्ता ने उसे सुनसान रात में चिता के हवाले कर दिया। उन्नाव में भाजपा विधायक कुलदीप ने न सिर्फ एक महिला की आबरू लूटी, बल्कि उसके पिता की सांसें भी छीनी। उत्तराखंड में बेटी को हैवानियत के सौदे में शामिल करने के लिए मजबूर किया गया। 18 साल की लगातार सत्ता के बाद भी मध्य प्रदेश रेप के मामलों में टॉप नंबर पर बना हुआ है। सब कुछ इसी भारत में घट रहा था और डरपोक मुखिया कायरों की तरह मौन साधे बैठे थे। मोदी सरकार में भारत में महिलाओं के खिलाफ करीब 23 लाख घटनाएं घटी। भविष्य में वर्तमान एक काले अध्याय के रूप से परिभाषित होगा और सरकार के लिए बेशर्म लिखा जाएगा कि बीजेपी नेता उस दौर में गिद्ध बन चुके थे और सरकार संरक्षण देने वाला भेड़िया। लिखा जाएगा तो यह भी लिखा जाएगा कि जासूसी से सत्ता पाने वाले मोदी के राज में महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता था। कहानी सीबीआई के नए डायरेक्टर प्रवीण सूद की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जैसे ही जनता ने कमल और 40% कीचड़ वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका, ठीक उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे उसके आका मोदी ने अपने गुर्गे प्रवीण सूद को बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी और आनन फानन में उसे सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया गया। ये पहला अवसर नहीं है जब मोदी ने भाजपा के गुर्गे अधिकारियों को अपनी छत्र छाया में रखा हो। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे आखिर प्रवीण सूद को ही क्यों सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया? तो सुनिए, ये वही शख्स है जिसने कर्नाटक के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। सूद पर भाजपा के साथ काम करने का आरोप है। सूद वही पुलिस अधिकारी है जिसने जाति और धर्म के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी की कर्नाटक यात्रा के दौरान उन्हें नंजेगौड़ा और उरीगौड़ा के नाम पर प्रवेश द्वार की अनुमति दी थी। सूद पर कन्नड़ आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का भी आरोप है। इन्हीं हरकतों के कारण पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें निचले ओहदे पर भेज दिया था। अब मोदी ने उन्हें उनकी वफादारी का इनाम देते हुए सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया है। इस विवादित नियुक्ति ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर सब भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी ही मोदी के आगे पीछे क्यों रहते हैं और उन्हें ही क्यों बड़ी पोस्टों पर रखा जाता है। स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ।
देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो, देश के लिए काम करो।